क्या आपने कभी सोचा है यूएसएसआर जो अफ़गानिस्तान का इतना अच्छा दोस्त था, उसको आखिरी में आके सोवियत अफ़गान वॉर क्यों लड़नी पड़ी? क्या ऐसे कारण बन गए कि उनके लिए सोवियत अफ़गान वॉर लड़ना इतना ज़रूरी बन गया? तो बात है 1919 की, जब अफ़गानिस्तान को एक कंट्री का दर्जा दिया जाता है और इस कंट्री को सबसे पहले मानने वाली सबसे बड़ी सुपर पावर्स में से एक सोवियत यूनियन ही था। ये इन दोनों की दोस्ती और इन दोनों के इकोनॉमिक और पर्सनल इंटरेस्ट को भी दिखाता है। अफ़गानिस्तान हमेशा से एक बफर स्टेट रहा है बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड सोवियत यूनियन। जब अफ़गानिस्तान आज़ाद हुआ तो उनके राजा का नाम था ज़ाहिर शाह। ज़ाहिर शाह से लोग बाग बहुत खुश थे। वो बहुत तरह के डेवलपमेंट और रिफॉर्म्स लेके आए, जैसे कि पॉलिटिकल रिफॉर्म, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ असेंबली, इवन एक इलेक्टेड पार्लियामेंट भी स्टार्ट करी उन्होंने। एजुकेशन में भी रिफॉर्म लेके आए, इवन यहाँ तक कि वुमेन राइट्स को भी इंश्योर करा। ज़ाहिर शाह ने नॉन अलाइनमेंट मेंटेन करा जस्ट लाइक इंडिया, एंड अफगानिस्तान ने यूएसएसआर एंड यूएसए दोनों से एड्स भी लिए। इसके बाद हम पहुँचते हैं 1973 में। अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन ज़ाहिर शाह के खुद के ही रिश्तेदारों में एक का नाम था दाऊद खान। दाऊद खान उनके रिश्तेदार थे, लेकिन उन्होंने उनके ऊपर ही ब्लडलेस कू कर दिया, जिसकी वजह से अब पावर में दाऊद खान आ चुके थे। दाऊद खान को राजा नहीं बनना था, बल्कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट बने वो। दाऊद खान ने आते ही कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की तरह लैंड रिफॉर्म एंड टैक्स रिफॉर्म लेकर आए। जो रूरल एरिया में अफ़गानी लोग थे, उन लोगों को इनके रिफॉर्म से बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि अब जो है लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन दाऊद खान ने सेट कर दिया था कि जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है उससे कम ज़मीन वाले लोगों के पास जाएगा, एंड उन लोगों को अब टैक्स भी भरना पड़ेगा। ये अफ़गान लोगों को सही नहीं समझ में आया, क्योंकि वो आज तक ऐसी एक सभ्यता में रहते थे जिनमें उनकी ज़मीन उनके बहुत प्रिय रही है। दाऊद खान के यूएसएसआर के साथ रिश्ते बहुत अच्छे थे। यूएसएसआर जो कि मेन उनका इकोनॉमिक पार्टनर था, यूएसएसआर उनके ग्रोथ में भी हेल्प कर रहा था। बहुत सारे सोवियत एडवाइज़र्स अफ़गानिस्तान में भेजे गए। ये सब चलता रहा, पर फिर आया सबसे मेन, द अप्रैल रेवोल्यूशन। अप्रैल रेवोल्यूशन में एक कू हो जाता है, जो कि मीर अकबर खैबर के असैसिनेशन की वजह से हुआ था। खैबर एक प्रोमिनेंट पीडीपीए इंटेलेक्चुअल थे, एंड उनकी डेथ की वजह से लोग सड़कों पर आ गए, एंड दाऊद खान एंड उनकी पूरी फैमिली को मार डाला गया। उसके साथ ही साथ नूर मोहम्मद तारिकी पावर में आए, जो कि अपनी पीडीपी पार्टी से आए थे। पीडीपी पार्टी दो डिविजन्स में थी, एक था खलिक, एक था परचम। तारिकी ने अफगानिस्तान का नाम तक चेंज कर दिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान कर दिया। तारिकी ने इंश्योर करा कि लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन करा जाए, सप्रेशन ऑफ रिलीजियस एंड ट्रेडिशनल कस्टम्स करा गया। उनके द्वारा ये करे गई चीज़ें किसी भी रिलीजियस लीडर को समझ में नहीं आई, एंड इसीलिए उनको बहुत स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फेस करना पड़ा। ट्राइबल एल्डर्स, रूरल पॉपुलेशन, रिलीजियस लीडर्स सब उनके खिलाफ थे, एंड उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने क्या करा, या तो लोगों को अरेस्ट करवा दिया या उनका कत्ल कर दिया। तारिकी के रूल के दौरान इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन खलिक एंड पर्चन बढ़ गया था काफ़ी ज़्यादा, एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई इस वजह से। फिर आता है फरवरी 1979। अफ़गानिस्तान की बॉर्डर कंट्री ईरान में एक इस्लामिक रेवोल्यूशन हो जाता है। इस वजह से यूएसएसआर बहुत टेंशन में था, बिकॉज अगर अफ़गानिस्तान जो कि ऑलरेडी एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, उसमें भी एक इस्लामिक रेवोल्यूशन आ जाता है, तो इस्लामिक रेवोल्यूशन को सेंट्रल एशिया में आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एंड इसको कोई रोक भी नहीं पाया था, जिस चीज़ से सोवियत यूनियन काफ़ी डरा हुआ था। फिर आता है मार्च 1979। मार्च 1979 में टेंशन्स बहुत बढ़ गई थी बिटवीन द रिलीजियस लीडर्स एंड द गवर्नमेंट। इस वजह से हेरत सिटी अफगानिस्तान में एक पूरा डिवीजन ऑफ अफगान आर्मी विद्रोह पर आ जाता है, जिनका लीडर था कैप्टन तोरन इस्माइल, जो बाद में इस्माइल खान के नाम से फेमस हुआ एज अ वॉरलॉर्ड। ये विद्रोह 5 दिन तक चलता है, जिसमें 30,000 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इस विद्रोह के कारण प्रेसिडेंट तराकी यूएसएसआर से मिलिट्री एड मांगने लगते हैं, एंड यूएसएसआर को कन्विंस करने लगते हैं कि आपका इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यूएसएसआर इसमें साफ मना कर देते हैं, और ये बोलता है कि पूरी दुनिया को लगेगा कि यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया है। पर तराकी उनको बार बार काउंटर आर्ग्यूमेंट देते रहते हैं, जिस वजह से लास्ट में यूएसएसआर हाँ बोल देता है। 11 दिसंबर 1979
तराकी मॉस्को से वापस आ रहे होते हैं। उनके स्वागत में उनके ही प्राइम मिनिस्टर आमिन उनका स्वागत करते हैं। फिर 3 दिन बाद आमिन तराकी को मार डालते हैं। एंड अब जो है आमिन पावर में आ चुके थे। आमिन के पावर में आने से यूएसएसआर ज़्यादा खुश नहीं था, क्योंकि उन्होंने ये सब कुछ करा था बिना यूएसएसआर को कुछ भी इन्फॉर्म करे या कुछ भी बताए। यूएसएसआर को लगने लगा था कि आमिन कहीं ना कहीं यूएसएस के साथ मिले हुए हो सकते हैं। एंड इस वजह से केजीबी के जो चीफ थे उनके अंदर काफ़ी हद तक जल्दीबाजी आ गई थी। उनको ये लग रहा था कि सोवियत यूनियन का इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। और फिर यूएसएसआर ने फैसला करा कि वो आमिन को पावर से हटा देंगे। 3 मेन लीडर की परमिशन एंड सिग्नेचर्स के बाद 24 दिसंबर को यूएसएसआर की सेना अफगानिस्तान एंटर कर गई। ये एंटर करे 2 लैंड रूट से एंड 1 एयर रूट से, एंड काबुल तक पहुंच गए। ऑन 27 ऑफ दिसंबर यूएसएसआर ने ऑपरेशन स्टॉर्म को लॉन्च करा एंड आमिन को मार डाला उनके ही राजबेग पैलेस में। अब बाबर करमल पावर में आ चुके थे। ये पीडीपीए के परचम वाले डिवीजन से थे। ये पावर में तो आ चुके थे, प्रेसिडेंट भी बन चुके थे, बट असली पावर यूएसएसआर के हाथ में आ चुकी थी। उनके प्रेसिडेंट बनते ही अगले दिन 1 लाख से ज़्यादा रेड आर्मी सोल्जर्स अफगानिस्तान में आ गए। अफगान लोगों को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हालांकि यूएसएसआर और अफगानिस्तान के रिश्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन सोवियत सोल्जर्स का अफगानिस्तान की धरती पे होना किसी अफगानी को अच्छा नहीं लगा। दूसरी तरफ जो मुजाहिदीन थे उन लोगों को काफ़ी सारी कंट्रीज का सपोर्ट मिल रहा था। अमेरिका, पाकिस्तान, ब्रिटिश, चाइना, ये सब लोग अपना किसी ना किसी लेवल पे मदद कर रहे थे। बट मेन रोल प्ले करा यूएसए ने पाकिस्तान के थ्रू बैकडोर्स ओपन करे एंड उन लोगों ने कन्विंस करा पाकिस्तान को कि मुजाहिदीन की सारी ट्रेनिंग पाकिस्तान के अंदर हो एंड उनको वेपन्स प्रोवाइड करे जाएं। पर यूएसए की एक कंडीशन थी कि इस पूरे के पूरे ऑपरेशन में यूएस सिटीजन की एक की भी जान नहीं जानी चाहिए थी। ना कोई यूएस सोल्जर आएगा, ना कोई यूएस सिटीजन आएगा। सब कुछ पाकिस्तान को संभालना था, जिसके लिए उन पाकिस्तान को अच्छी फंडिंग मिल रही थी। एंड इस ऑपरेशन को यूएस ने नाम दिया ऑपरेशन साइक्लोन। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बॉर्डर्स कंप्लीटली ओपन हो चुके थे मुजाहिदीनों के लिए। मुजाहिदीन पाकिस्तान में ऐसे आ जा सकते थे जैसे हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हैं, बिना किसी दखल अंदाजी के। सारी मुस्लिम कंट्रीज से लोग आने लगे इस होली वॉर में शामिल होने के लिए, और उनमें से एक लड़का जो सऊदी के बहुत अमीर खानदान का था वो भी आया। उसका नाम था ओसामा बिन लादेन। 1980 तक आते आते सोवियत सोल्जर्स पर हमला होना इतना नॉर्मल हो गया कि उनके ऊपर दिन में भी हमले हो जाते हैं एंड उनको मार दिया जाता, क्योंकि मुजाहिदीन छुप कर युद्ध करते थे, जो कि गोरिल्ला वॉरफेयर होता है। वो पहाड़ों में रहते थे, इसलिए पहले अफगानी सोल्जर्स को अपना एयर डिवीजन से ऊपर से मिसाइल गिरानी पड़ती थी उन पहाड़ों में। फिर वहाँ पे फुट सोल्जर्स जाके लोगों से पूछताछ और उन पे हमला करते थे। और अब बारी थी मिखेल गॉर्बेच की। मिखेल गॉर्बेचेव आते ही यूएसएसआर में बहुत सारे रिफॉर्म्स करना चाहते थे एंड सबसे पहले वो यूएसएसआर के सोल्जर्स को अफगानिस्तान से बाहर लाना चाहते थे। तो वो एक एग्जिट स्ट्रैटेजी पे प्लान करने लगते हैं एंड उनको पता था इसके लिए उनको सबसे पहले किससे बात करने की ज़रूरत है, यूएसए। पर यूएसए सोवियत को वहाँ से बाहर लाना नहीं चाहता था, बल्कि वो तो वहाँ पर उनको हारता हुआ देखना चाहता था। इसलिए उन्होंने मुजाहिदीन को स्टिंगर वेपन दे दिया। अब आपको मैं बताऊं तो स्टिंगर वेपन इस लड़ाई में सबसे बड़ा गेम प्लेयर था, क्योंकि स्टिंगर वेपन्स की वजह से जो सोवियत यूनियन के ट्रूप्स हवा से हमला कर देते थे, हेलीकॉप्टर से नीचे मुजाहिदीन पर बॉम्ब गिरा देते थे, अब वो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मुजाहिदीन के हाथ में जो स्टिंगर मिसाइल थी वो एक सरफेस टू एयर मिसाइल थी एंड एक इकलौता बंदा आराम से एक पूरे हेलीकॉप्टर को एक साथ गिरा सकता था। इस वजह से सोवियत यूनियन को बहुत सारे हेलीकॉप्टर एंड बहुत सारे लोगों से की जान से हाथ धोना पड़ गया। अब 1986 आ चुका था। अभी तक पावर में करमल ही थे एंड उनकी गवर्नमेंट कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई थी। अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी थी, मुजाहिदीन अभी भी अटैक्स कर रहे थे। तो यूएसएसआर ने ये सोचा कि अब हमको करमल को ही हटाना पड़ेगा एंड अब पावर में आएंगे मोहम्मद नजीबुल्लाह। एंड यूएसएसआर ने अफगानिस्तान को नजीबुल्लाह के पावर में आते ही ये बोल दिया कि अब सोवियत यूनियन के ट्रूप्स वापस सोवियत यूनियन जा रहे हैं एंड आगे मुजाहिदीन से कैसे लड़ना है वो उनको खुद सोचना होगा। यूएसएसआर ने अफगानिस्तान के सोल्जर्स को वेपन ट्रेनिंग, इक्विपमेंट सब दिया,
लेकिन उनका अब एग्जिट कंफर्म हो चुका था। नजीबुल्लाह रेबेलियन ग्रुप के लीडर्स के साथ, नॉर्थ अलायंस के लीडर्स के साथ, रिलीजियस लीडर्स के साथ, सबके साथ मीटिंग करने लगे कि वो एक समझौते पर पहुंच जाएं, पर अफसोस ये हो नहीं पाया। 1988 में जेनीवा में यूनाइटेड नेशंस में ये कंफर्म हो गया कि यूएसएसआर अब अफगानिस्तान से बाहर जा रहा है एंड नजीबुल्लाह को इसके साथ ही साथ डर लगने लगा। उनको डर लगने लगा कि एक बार यूएसएसआर के सारे सोल्जर्स चले जाएंगे तो ये सारे मुजाहिदीन से उनको अकेले ही लड़ना होगा। इसलिए नजीबुल्लाह ने रिक्वेस्ट करी सोवियत ट्रूप से कि जाने से पहले नॉर्थ में जो नॉर्थ अलायंस है वहाँ पर आप हमले करके जाएं और अटैक करके जाएं। एंड इस ऑपरेशन को यूएसएसआर ने नाम दिया ऑपरेशन टाइफून। 15 फरवरी 1989 तक आखिरी सोवियत सोल्जर ने भी अफगानिस्तान से अपना पैर वापस खींच लिया था। सोवियत यूनियन तो अब जा चुका था, ये लड़ाई भी एक तरह से अब पूरी हो चुकी थी। लेकिन आखिरी में क्या मिला? लगभग 14 से 26 हज़ार सोवियत यूनियन के ट्रूप्स मारे गए, 50,000 से ज़्यादा अफगानीज मारे गए, 1.5 लाख से 2 लाख के करीब मुजाहिदीन मारे गए।